आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। इससे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। सॉलिड्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन मेंटेन देयर शेप एंड दे कैन नॉट फ्लो। सॉलिड्स जो है हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं और उनके पास कैपेसिटी नहीं होती, एबिलिटी नहीं होती कि वो फ्लो कर सके। अगर मैंने ये बोर्ड मार्कर पकड़ा हुआ है, अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ तो क्या ये अपनी शेप को चेंज कर रहा है? नहीं, ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा और ना ही इसके पास एबिलिटी है कि ये फ्लो कर सके। अब हम बात करते हैं कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। ये हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दे कैन नॉट मेंटेन देयर शेप, ये अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख सकते एंड दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, और उनके पास एबिलिटी होती है कि ये फ्लो कर सकते हैं। आप वाटर का ग्लास लें, आप उसको पोर करें, आप देखेंगे कि सारे का सारा वाटर जो है वो फ्लो कर जाएगा। इट मीन्स कि उसकी शेप भी चेंज हो जाती है और वो फ्लो भी कर जाएगा। अब फ्लूइड से मुराद आपने जस्ट वाटर नहीं लेना, लिक्विड्स नहीं लेने। फ्लूइड से मुराद गैसेस भी होती हैं, फ्लूइड से मुराद गैसेस भी होती हैं एंड लिक्विड्स भी होते हैं। अगर हम बात करें एयर की, एयर हमारे पास क्या है? गैस। इसको हम एज ए फ्लूइड ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें वाटर की, तो वाटर हमारे पास लिक्विड है, इसको भी हम एज ए फ्लूइड ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें हनी की, शहद, उसको भी हम एज ए फ्लूइड ट्रीट कर सकते हैं। अब हमने ये सीख लिया कि फ्लूइड क्या होता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि फ्लो करने की एबिलिटी रखते हैं और अपने शेप को भी चेंज कर लेते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? गैसेस भी शामिल हैं एंड लिक्विड्स भी शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या होती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड स्टैटिस्टिक को डिस्कस करते हैं एंड फ्लूइड डायनामिक्स को डिस्कस करते हैं। फ्लूइड स्टैटिस्टिक का क्या मतलब है कि अगर फ्लूइड जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है तो उसको हम नाम देते हैं फ्लूइड स्टैटिस्टिक। अगर फ्लूइड जो है वो मोशन में है तो उसका हम फ्लूइड डायनामिक्स का नाम देते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स। इट मीन्स हम फ्लूइड की मोशन को देखने जा रहे हैं, तो हम स्टडी किसको करेंगे? फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी करेंगे। आपका फर्स्ट आर्टिकल जो है विस्कस, ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है, ड्रैग फोर्स क्या होती है एंड देन हम डिस्क्राइब करेंगे कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। विस्कोसिटी क्या होती है? अगर आप शहद लें, एक ग्लास में, दूसरे ग्लास में आप वाटर ले लें, आप दोनों को पोर करें, आप देखेंगे कि वाटर जो है वो इजीली फ्लो कर जाएगा, बट हनी इतना इजीली फ्लो नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है कि हनी के अंदर कोई ना कोई ऐसा फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट था जिसकी वजह से उसकी मोशन जो है वो डिक्रीज़ होती गई। हनी की लेयर्स होती हैं डिफरेंट, उन डिफरेंट लेयर्स के दरमियान में एक फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से एक लेयर दूसरी लेयर पे इजीली ट्रेवल नहीं कर सकती। एक लेयर दूसरी लेयर की मोशन को अपोज कर रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। वाटर की विस्कोसिटी कम होती है जबकि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। जो चीज़ें जितना ज़्यादा तेज़ी से फ़्लो कर सकती हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है, और जो चीज़ें जितना देर से फ़्लो करती हैं उनकी विस्कोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। अगर कोई भी फ्लूइड बह रहा है और उसकी एक लेयर उसकी दूसरी लेयर की मोशन को अपोज करती है तो इट मीन्स वहाँ पे एक फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट भी मौजूद होता है और उसी फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट को हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक फ्लूइड की विस्कोसिटी कितनी है तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये बताता है
कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा विस्कस होती है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गाढ़ी होती है और उसकी एक लेयर उसकी दूसरी लेयर को कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रही होती है कि वो मोशन ना कर सके। इसको हम ग्रीक लेटर ईटा से शो करते हैं। ये ग्रीक लेटर ईटा है जो कि हमें क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिस्क्राइब करता है। अब हम देखते हैं कि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। शहद जो है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसकी वजह से वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता, बट वाटर जो है शहद के मुकाबले में इजीली फ्लो करता है। अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है, लिक्विड्स की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैस। गैसेस की जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे की मोशन को ज़्यादा अपोज नहीं करती, बट लिक्विड्स की जो लेयर हैं वो एक दूसरे की मोशन को अपोज कर रही होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गैस। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, कि टेम्परेचर के चेंज करने के साथ विस्कोसिटी में क्या असर पड़ता है। अब हम देखेंगे विस्कोसिटी को। आपको पता है विस्कोसिटी को हम फ्लूइड से रिलेट कर रहे हैं। कोई भी फ्लोइंग फ्लूइड हो सकता है, तो फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है, तो हम दोनों तरह से देखेंगे। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। लिक्विड्स में विस्कोसिटी जो होती है वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है। लिक्विड्स में विस्कोसिटी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है। कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो किसी भी मटेरियल में एटम्स की आपस की इंटरेक्शन की फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं कि उनकी बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितनी ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा। लिक्विड्स में विस्कोसिटी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं गैसेस में। गैसेस में विस्कोसिटी डिफ्यूजन की वजह से होती है। डिफ्यूजन से मुराद क्या है कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहे होते हैं और उसका हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन का। तो गैसेस में विस्कोसिटी डिफ्यूजन की वजह से होती है। और गैसेस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर वो एयर लें जो कि गर्म हो, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो इजीली फ्लो नहीं कर सकेगी। इधर देखें, अगर आप कोई लिक्विड लें, हनी लें जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, एक ऐसा हनी लें जिसका टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स वो इजीली फ्लो कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शहद गर्म होता है, जो हनी गर्म होता है, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है, वो इजीली फ्लो कर सकता है। और जो एयर हॉट हो, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, वो इतना इजीली फ्लो नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। आपने कभी नोट किया है कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, आप गाड़ी से अपना हाथ बाहर निकालें तो आपके हाथ पे कोई एक फोर्स लगती है जो कि आपके हाथ के मोशन को अपोज करती है। आपके हाथ की मोशन आगे को है, गाड़ी आगे को मूव करके जा रही है, आप गाड़ी से बाहर हाथ निकालते हैं, आपके हाथ पे कोई ना कोई एक फोर्स लगती है जो कि इसको पीछे की तरफ धकेलती है। उस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में मूव कर रहा हो तो वो फ्लूइड जो है उसकी मोशन को अपोज करता है, तो उस पर फोर्स लगाता है, फ्रिक्शन की फोर्स लगाता है, रेजिस्टेंस की फोर्स लगाता है, उसकी मोशन को रोकने की कोशिश करता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। When object is moving through fluid, it experiences a retarding force called drag force. अगर कोई फ्लूइड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी भी फ्लूइड में मूव करके जा रहा है तो फ्लूइड जो है उस पर फोर्स लगाएगा। कौन सी फोर्स लगाएगा, रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा। रिटार्डिंग फोर्स हमारे पास ऐसी फोर्स होती है जो कि मोशन को अपोज करती है, उसको हम FD से शो करेंगे कि हमारे पास कौन सी फोर्स होगी, ड्रैग फोर्स होगी। अब ड्रैग फोर्स किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड कर रही है। शेप चेंज होगी तो ड्रैग फोर्स भी चेंज हो जाएगी। मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। अगर मटेरियल चेंज है, आप एक पेपर ले लें,
आप पेपर को पकड़ें और अपने हाथ को रखें, आप देखेंगे कि किस पे फोर्स ज़्यादा लगती है, पेपर पे ड्रैग फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी। इट मीन्स अगर आप मटेरियल चेंज करते हैं तो आपकी ड्रैग फोर्स भी चेंज हो जाएगी, और अगर आप स्पीड को चेंज करते हैं और विस्कोसिटी को चेंज करते हैं तब भी उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ड्रैग फोर्स चेंज होती जाएगी। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी ड्रैग फोर्स एक्ट करती है तो इसके लिए एक लॉ है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगती है जब वो किसी भी फ्लूइड में मूव करता हुआ जा रहा होता है। अगर हम इस ड्रैग फोर्स के मैग्नीट्यूड को देखना चाहते हैं तो उसके लिए स्टोक्स लॉ को डिस्क्राइब किया जाता है। स्टोक्स लॉ क्या बताता है, हमें फोर्स बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी फ्लूइड में मूव करके जा रहा है और हम ये देखना चाहते हैं उस पर कितनी फोर्स लग रही है, तो उसके लिए हम स्टोक्स लॉ यूज़ करते हैं। बट ये लॉ जो है वो लिमिटिंग सा है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिन पे ये एप्लीकेबल है। अगर वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो ये लॉ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने ये कंसिडर करना है, इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जिस स्फेरिकल शेप का होना चाहिए, स्फेरिकल शेप से मुराद है स्फेयर होना चाहिए जिसको कोई ना कोई रेडियस होगा r। आपने कोई ऑब्जेक्ट लेना है जो कि स्फेरिकल शेप का हो, उसका रेडियस क्या होना चाहिए r, और अगर वो किसी भी फ्लूइड में से मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v और उस फ्लूइड की विस्कोसिटी अगर ईटा है तो उस पर लगने वाली फोर्स जो है वो क्या होती है, F = 6 pi r ईटा v। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल शेप का है, उसका कोई रेडियस है, वो किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है किसी भी लिक्विड में से जिसकी विस्कोसिटी ईटा है, तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स क्या होगी, F = 6 pi r ईटा v। ये हमारे पास स्टोक्स लॉ की स्टेटमेंट हो गई कि हम देख रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगेगी, और ये फोर्स कौन बता रहा है, स्टोक्स लॉ। बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अगर वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अगर हम इस फार्मूला से देखें तो हमारे पास ड्रैग फोर्स जिसको हम F से भी डिनोट कर सकते हैं, FD से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, 6 पाई जो है हमारे पास ये कांस्टेंट है। F किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, R पे। F किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, V पे। V क्या है, वेलोसिटी। एंड F किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, विस्कोसिटी पे। अगर आप 2 जार लें, उनमें आप पानी भरें, आप उनमें बॉल डालें, एक बॉल जिसका रेडियस ज़्यादा हो और एक वो बॉल जिसका रेडियस क्या हो, कम हो, एक बॉल छोटी हो और एक बड़ी हो, आप दोनों को किसी जार में डालें, आप देखेंगे कि कौन सी बॉल जो है वो तेज़ी से मूव करती जा रही है। जिसका रेडियस कम होगा वो इजीली मूव कर लेगी, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उस पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी। ड्रैग फोर्स जो होती है वो रेजिस्टिव फोर्स होती है, रिटार्डिंग फोर्स होती है, जो कि मोशन को अपोज करती है। किसी भी चीज़ का रेडियस जितना ज़्यादा होगा उस पर लगने वाली फोर्स इतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, अगर आप गाड़ी में मूव करते हुए जा रहे हैं, अगर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है तब आप बाहर हाथ निकालते हैं तो आपके हाथ पे लगने वाली फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर गाड़ी की स्पीड कम है और आप तब उस सूरत में हाथ बाहर निकालते हैं तो आपके हाथ पे लगने वाली फोर्स क्या होगी, कम होगी। आपके अगर स्पीड कम होती है ऑब्जेक्ट भी तो उस पर लगने वाली फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स भी क्या होती है, कम होती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी के। अगर आप 2 जार लें, एक में आप शहद को डालें, दूसरे में आप पानी को डालें, आप दोनों में कोई 2 बॉल्स डाल दें, आप देखेंगे कि किस में बॉल जो है वो इजीली मूव करती हुई नीचे जाएगी, तो जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसमें बॉल इजीली मूव कर लेगी। जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है, जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है, ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ड्रैग फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जो जिस फ्लूइड, आप इस तरह से भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जिस चीज़ की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिसका गाढ़ापन ज़्यादा होता है, तो उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्लो करना आसान नहीं होता, फ्लूइडिटी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है स्टोक्स लॉ की। अब हम देखते हैं कि स्टोक्स लॉ जो है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिन पे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। अगर वो कंडीशंस नहीं होगी तो ये स्टोक्स लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट इज़ एप्लीकेबल टू स्फीयर्स ओनली।
आप कोई भी ऑब्जेक्ट लें जो कि स्फेरिकल शेप का हो, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट। ये रेडियस है, ये रेडियस, इस रेडियस की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए ये स्टोक्स लॉ एग्जिस्ट करेगा। अगर आप गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी की सूरत में आपका रेडियस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो इट मीन्स आपका स्टोक्स लॉ भी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये किस पे एप्लीकेबल होता है, स्फीयर्स पे एप्लीकेबल होता है। मतलब अब वाटर का ड्रॉपलेट ले लें, वो भी अगर स्फेरिकल फॉर्म में होगा तो उस पर भी स्टोक्स लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है। एप्लीकेबल एट लोअर स्पीड, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कम होती है तो तब इस पर स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है। पहले स्पीड, इधर देखें, पहले स्पीड का फोर्स के साथ जो रिलेशन है, स्पीड का फोर्स के साथ लीनियर रिलेशन है। बट अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो तब इनका रिलेशन क्या है, लीनियर नहीं रहता। अगर आपकी स्पीड कम होगी ऑब्जेक्ट की तो तब ये लॉ जो है इम्प्लीमेंट हो सकेगा। अगर आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती जा रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीड बढ़ती जा रही है, तो तब स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब हमने एक और काम करना है। हमारे पास जो ईटा है, हमने ईटा का यूनिट निकालना है कि ईटा का यूनिट क्या होता है। तो इधर से देखें, ईटा किसके बराबर आ जाएगा, F/6 पाई RV। F हमारे पास क्या है, फोर्स, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। 6 पाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। R का यूनिट क्या होता है, मीटर, एंड वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। हम ईटा का यूनिट फाइंड करने जा रहे हैं। आपको पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के इक्वल भी होता है, तो हम इसको पास्कल सेकंड भी कह सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में सेकंड आ जाएगा और मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। आपके पास ईटा का यूनिट क्या आ गया, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। इस तरह से आपने ईटा का यूनिट फाइंड कर लेना है। हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है कि फ्लूइड्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इजीली फ्लो कर सकते हैं और अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकते। इसके बाद हमने विस्कोसिटी को पढ़ा। विस्कोसिटी क्या होता है कि अगर 2 लेयर्स हैं किसी भी फ्लूइड की और उनके दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इट मीन्स उनकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये फ्रिक्शनल इफेक्ट्स होता है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स। हनी की विस्कोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, एंड लिक्विड्स की विस्कोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैस। हम बात करते हैं ड्रैग फोर्स क्या होती है कि जब हम किसी भी फ्लूइड में मूव करते हुए जा रहे होते हैं तो उस फ्लूइड में मूव करने की वजह से आप पे एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करती है जो कि आपके मोशन को अपोज करती है, उसको ड्रैग फोर्स बोला जाता है। उस ड्रैग फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो उसको हम स्टोक्स लॉ से देख सकते हैं कि F किसके बराबर होता है, 6 पाई R ईटा V। अब हमने देखा कि फोर्स जो है किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है और स्टोक्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं कि जस्ट स्फीयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, एंड अगर स्पीड लो होगी तो तब ये एप्लीकेबल होगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी सर्टन लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो तब आपका स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होगा।